बिन माँ का सौतेला मायका। लिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे भी पहले मेरे लिए मेरी माँ है। बट मेरा यकीन करो अतुल, मैंने हाय तूने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं तो झूठ बोल रही हूँ। हाँ, मैं ही पागल और झूठी हूँ। जी हाँ, आप ही झूठी हैं। लिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी अकुल ने उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की। हाउ डेयर यू! अकुल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, उठाया, और अगर तुमने आगे भी कभी मेरी माँ से कुछ कहा तो मैं तुम पर इसी तरह हाथ उठाऊंगा। You are blind. तुम अपनी झूठी माँ की बातों में आ गए। हर ये झूठ बोलती हैं। मैं विदेशी हूँ, इसीलिए ये मुझसे चिढ़ती हैं। और इनकी खलाई पर ये जले के निशान मैंने नहीं बनाए हैं, ये भी इन्होंने मुझे फंसाने के लिए खुद ही बनाया था। लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ की कोई गलती नजर ही नहीं आएगी। चुप हो जाओ लिया, और ऐसे झूठ तो मत बोलो। मैं पहले ही तुमसे बहुत गुस्से में हूँ। तुम यहाँ से दफा हो, समझी? मैं भी यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकना चाहती। लिया ने अपना सारा सामान बांध लिया और वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। लिया की सास सुमित्रा की वजह से लिया का घर बर्बाद हुआ था। उसी ने अपने बेटे के कान भरकर अकुल को लिया के खिलाफ भड़काया था। लिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो इस सब के बारे में भूल अपनी भाभी के पास अपने मायके आ गई। अरे लिया, तुम? जी हाँ भाभी। लिया रोते हुए अपनी भाभी से लिपट गई। वैसे तो लिया विदेशी लड़की थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही उसका पूरा परिवार ट्रांसफर होकर इंडिया आ गया था और सबके बीच एक हादसे का शिकार होकर उसकी माँ बाबा स्वर्ग सिधार चुके थे। अब लिया के पास उसके अपने सिर्फ उसका भाई और भाभी ही थे। तुम इतना रो क्यों रही हो भाभी? आप जानती हो, आज मुझे अकुल जी ने थप्पड़ मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। पहले तुम रोना बंद करो और आराम से यहाँ पर बैठो। पूनम, जो कि लिया के भाई की देसी पत्नी थी, उसने अपनी ननद को बिठाया और उसे संभाला। लिया, तुम्हारी ही मर्जी थी उस परिवार में शादी करने की, वरना तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे लिए विदेश में ही एक लड़का पसंद किया हुआ था। भाभी, मैं अभी इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। पूनम लिया को उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन पूनम लिया के घर वापस आने की वजह से जरा सी भी खुश नहीं थी। ना जाने ये कब तक हमारे गले पड़ी रहेगी। माँ बाप तो इसके हैं नहीं, मुझे इसका ख्याल रखना होगा। मैं ही क्या फालतू हूँ? अगर यहाँ आई है तो मैं भी इसे रानियों की तरह नहीं, नौकरानियों की तरह रखूंगी। पूनम ने मन ही मन ये प्लान बना लिया। 2-3 दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन जब लिया मजे से सो रही थी तो पूनम ने एक जग भरकर पानी लिया के सर पर पलट दिया। उठ जाओ ननद जी, और कब तक हमारे गली पड़ी रहोगी? भाभी? क्या भाभी? चल जल्दी से बिस्तर छोड़ और काम पर लग। अब को अचानक समझ नहीं आया क्या तुझे? पूनम ने लिया को बिस्तर से उठवा दिया और फिर उससे पूरे घर की सफाई करवाई। अब यहाँ रहना है तो काम करना होगा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ जो बिना किसी लोभ के तुझे अपनी छाती पर सवार रखूंगी। सभी लोगों को क्या होता जा रहा है? आप कब से इतनी बदल गई भाभी? चल चल चुप कर और काम पर लग जा। पूनम हर रोज लिया से इसी तरह से काम करवाती थी और उससे बहुत बुरा सुलूक करती। इसी तरह से 8-10 दिन और बीत गए और एक दिन घर की सफाई करते हुए लिया से पूनम का एक कीमती लैंप टूट गया। आहा, ये तूने क्या कर दिया बेवकूफ? मेरा लैंप? अब इसके पैसे क्या तेरा मरा हुआ बाप देगा या तुझे छोड़ा हुआ पति? भाभी, जुबान को संभालिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको हो क्या गया है? मैं कुछ नहीं जानती। या तो तू इस लैंप के पैसे दे या फिर अभी के अभी दफा हो जा मेरे घर से। भाभी, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। चुप, एकदम चुप, निकल जा यहाँ से। ससुराल छोड़कर आई ही क्यों थी? मैं और तेरे भैया फालतू नहीं है, समझी? चल अब निकल यहाँ से। पूनम ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया। जॉर्ज, जो कि लिया का सगा भाई था, वो भी अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोक नहीं रहा था। बेचारी लिया आंखों में आंसू और एक बच्चे का बोझ अपने पेट पर लटकाए अपने घर से भी आ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस देश, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिया ऐसे ही रोते हुए एक जंगल में पहुंच गई और वहीं जंगल में एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गई।
वो एक आम का पेड़ था। प्यारे पेड़, तुम कैसे इस दुनिया में अकेले अपनी जिंदगी को गुजार रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही अकेली हूँ। प्लीज मुझे भी जीना सिखाओ ना। मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। क्या मैं तुम्हारा एक आम खा सकती हूँ? लिया के ऐसे पूछने पर आम का पेड़ हिलने लगा, मानो कि वो लिया से बात कर रहा हो। पेड़ के हिलने की वजह से उसके ऊपर से कई आम झड़ गए और लिया ने उन आमों को खा लिया। तुम्हारे आम तो बहुत ही पके हुए और मीठे हैं। क्या मैं तुम्हारी छाया में कुछ देर आराम कर सकती हूँ? ऐसे बोलकर लिया उस पेड़ की छाया में बैठ गई और वहीं बैठे बैठे वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगी। सही कहती थी मेरी माँ कि अगर दुनिया में माँ है तो सब कुछ है, और अगर माँ नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। कोई इस दुनिया में अपना नहीं है, सबके सब पराई हैं। लिया ऐसे बोलती हुई ही उस पेड़ की छाया में सो गई। जहाँ एक तरफ वो मुश्किलों से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा ने अपने बेटे अकुल की शादी अपनी पसंद की लड़की से तय कर दी थी और आज तो अकुल की सगाई थी। माँ, कोई सामान? अकुल अपनी माँ के पास ही आ रहा था कि तभी उसने अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुना। अरे तूने जो वो जले का निशान टैटू मुझे दिया था, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जानती है, उसे चिपकाकर मैंने घर में इतना बवाल किया कि अकुल ने तो उसे घर से ही निकाल दिया। सुमित्रा बड़ी खुशी खुशी ये बातें कर रही थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि अकुल ने सब कुछ सुन लिया था। ये सारी बातें सुनकर अकुल को अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सुमित्रा के सामने जाकर बोला, माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। मेरी लिया मुझसे सच बोले जा रही थी और मैंने आपकी बातों में आकर उसके सच को भी झूठ साबित कर दिया। शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर, लेकिन मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं चला मेरी लिया को वापस लाने। ऐसे बोलकर अकुल लिया को ढूंढने निकल गया। पहले वो पूनम के घर पहुंचा, लेकिन लिया उसे वहां नहीं मिली। उसके बाद अकुल ने पागलों की तरह सब जगह लिया को ढूंढा और आखिर में वो जंगल पहुंचा, जहां लिया आराम से पेड़ की छाया में अपने पेट पर हाथ रखकर सो रही थी। उसे देखकर अकुल की आंखें भर आई। लिया। उसकी आवाज सुनकर लिया की आंख खुल गई। अकुल जी, आप? मुझे माफ कर दो लिया। मैं बहुत गलत। अकुल जोर जोर से रोने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लिया ने उसे संभाला। लिया, प्लीज वापस चलो। मैं यहाँ अपनी गलती को सुधारने आया हूँ। अकुल ने लिया को पूरी बात बता दी। सब कुछ जानकर उसकी भी आंखें भर आईं। मैंने आपको बोला था। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलिए, अब आप माफी मत मांगिए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, चलो अब घर चलते हैं। अकुल ने लिया का हाथ पकड़ा और वो उसे वापस से घर ले आया। सुमित्रा तो लिया से नजर भी नहीं मिला पा रही थी और उसे अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। लिया को आज उसका ससुराल वापस मिल चुका था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और ये सच है कि अगर मायके में माँ ना हो तो वो मायका नहीं होता। इसलिए हम सब दुआ करते हैं कि सबका मायका माँ के आशीर्वाद से खुशहाल रहे। सलोनी के माता पिता कोरोना महामारी के कारण चल बसे थे। सलोनी के चाचा चाची ने ही अब उसकी जिम्मेदारी संभाल ली। जब सलोनी के माता पिता गुजरे तब वो 11वीं कक्षा में थी। माता पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। सलोनी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसकी चाची ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करवाने की। बड़ी मुश्किल से 2 साल 11वीं और 12वीं तो हमने इसे पढ़ा लिखा दी। आगे हम इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कोरोना में इसके माता पिता तो ऊपर चले गए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दे गए। अरे कौन सी जायदाद छोड़कर गए हैं जो हम इसकी पढ़ाई पर खर्च करें। कमलेश, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। इतनी तेज आवाज में बात करती हो। सलोनी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? तुम अपनी भतीजी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी के अभी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। तभी सलोनी आ जाती है। चाची जी, वो मैंने दूध उबाल दिया है, रोटियाँ। चाची जी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ के घर। और मेरे जाने का कारण सिर्फ तू है। तेरी वजह से आज तेरे चाचा मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है। कोरोना में माँ बाप को खा गई और अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। जा रही हूँ मैं। अपने चाचा की सेवा कर ले अच्छे से और खुश हो जा। मिठाइयाँ बांटो। नहीं चाची जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते हो। चाचा, क्या बात है? आप मेरी वजह से चाची से क्यों लड़ रहे हो?
अगर चाची जी आज मेरी वजह से घर छोड़कर गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। चाची जी, मैं चाचा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैं उसे सुधारूंगी। तू शादी कर ले, मैं खुश हो जाऊंगी। तू इस घर से चली जा। कमलेश, कुछ तो लिहाज करो। पता भी है तुम्हारी अपनी बेटी की तरह है सलोनी, तुम इससे कैसे बात कर रही हो? चाचा एक सेकेंड। ठीक है चाची जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए लड़का देखना शुरू करो, जिससे भी आप कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, पर आप घर छोड़कर नहीं जाओगे प्लीज चाची। सलोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी तो उसके बाद कमलेश को इस बात की चिंता लग गई कि अगर सलोनी की शादी की तो दहेज भी चाहिए और वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उल्टे सीधे रिश्ते सलोनी के लिए लाने लगी। कमलेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का देख रही हो, कितनी बड़ी उम्र का है। हमारी सलोनी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की हुई है हमारी सलोनी, और तुम लड़का लेकर आ रही हो उसके लिए 35 साल का। कुछ तो सोचो कमलेश। अरे तो छोटी उम्र का लड़का अगर ढूंढना है तो उसके लिए लाखों रुपए का दहेज तैयार रखो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अब चुप रहो, मुझे लड़के वालों के पास बैठना है। कमलेश अपने पति को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वो लड़के वालों के पास आकर बैठ गई। ये लीजिए, हमारी सलोनी शरबत लेकर आ गई। अब लड़की थोड़ी छोटी नहीं है उम्र में। आपने तो कहा था 25 पार कर चुकी है, पर इसे देखकर लगता तो नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी भतीजी अभी 18 साल की हुई है। माफ कीजिएगा, हमें वैसे भी ये रिश्ता नहीं करना। आप अपने बेटे के लिए उसकी उम्र की ही लड़की देख लीजिए। अजी, तो हमें भी कौन सा शौक है तुम्हारी भतीजी को देखने का। हमने भी बच्ची को ब्याह कर अपने घर नहीं लेकर जाना। हम भी समझदार बड़ी उम्र की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। भाई चलो यहाँ से, चलो। फालतू में बुला लिया हमारा समय खराब करने के लिए। चल बेटा। अरे सुनिए तो बहन जी, भाई साहब। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सलोनी की चाची गुस्से में भर जाती है। तुम्हारी वजह से आज लड़का हाथ से निकल गया। अब इतनी जल्दी लड़का कहाँ मिलेगा, और वो भी ऐसा जो कम दहेज में मान जाए। सलोनी को अपनी चाची के बुरे व्यवहार से बहुत दुख होता था। वो बेचारी 12वीं की पढ़ाई के बाद से घर पर ही रहकर सारे घर के काम करती रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपनी चाची को वादा कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। चाचा, ये आपकी रोटी। मुझे माफ कर दे सलोनी बिटिया, तेरी चाची के बुरे व्यवहार के कारण तुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं सब जानता हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद तुझे वो प्यार इस घर में नहीं मिला जो तुझे अपने मायके में मिलना चाहिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे मायके की कमी ना खले। एक दिन सलोनी के चाचा ने अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए अपनी फैक्ट्री के मालिक सेठ सेवाराम से इस बारे में बात की। नंद किशोर, तुम मेरे पास कई सालों से काम कर रहे हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत विश्वासी हो और बहुत ही अच्छे खानदान से वास्ता रखते हो। मेरे एक परम मित्र हैं सेठ मोहनलाल जी। उनका बेटा आशीष दिल्ली से कानपुर आया हुआ है। हो सकता है वहाँ बात बन जाए। सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी भतीजी को अच्छा घर मिल जाएगा। आजकल बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता मुझे बहुत सताती है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है। आप तो सब जानते ही हो, कोरोना में उसके माता पिता चले गए। उसके बाद से वो मायूस हो गई है। मैं सब समझ रहा हूँ नंद किशोर, चिंता मत करो। मैं इस रिश्ते को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेठ सेवाराम ने अपने मित्र सेठ मोहनलाल से बात की। आशीष को भी सलोनी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सलोनी के चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सलोनी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल गया था। सेठ मोहनलाल ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। चाची को तो मन ही मन इस बात की खुशी थी, पर सलोनी बहुत घबराई हुई थी। वो अभी छोटी उम्र की थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी, वो इसी चिंता में थी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। चाचा, चाचा। विदाई के समय सलोनी अपने चाचा से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। उसकी चाची कमलेश की आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि उसके सिर से कोई भार टल गया। सलोनी शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन सलोनी जल्दी सोकर उठ जाती है, जैसे उसकी आदत थी। अरे सलोनी बहू, थोड़ी देर और सो लेती। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी जी, मैं तो इतनी जल्दी ही उठती हूँ। अरे तुमने झाड़ू क्यों हाथ में पकड़ लिया बहू? वो सुबह सुबह सफाई करके बर्तन करके नाश्ता बना लूं तो ठीक रहता है, वही कर रही थी। अरे बहू, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वही ये सारे काम करते हैं। तुम मेरे पास बैठो, आज हम सास बहू एक साथ चाय पियेंगे। आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं चाय बना लाऊंगी। अरे नहीं बहू,
अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम आराम से तुम्हें किचन में लेकर चलेंगे। अभी चाय कमला बनाकर ला रही है, तुम आराम से बैठो। सलोनी को बहुत झिझक सी हो रही थी क्योंकि घर में तो वो सारे काम करती थी, पर यहाँ पर वो आराम से अपनी सास के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। अच्छा, ये बात है, तो तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे ससुर जी से बात करूंगी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलो, अब तुम हमें अपने हाथों का बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाओ। एक काम करते हैं, हम सास बहू मिलकर हलवा बनाएंगे। मम्मी, मैंने भी तो कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है, अब भाभी का एडमिशन मेरे कॉलेज में करवा दो, हम दोनों का कॉलेज साथ में ही हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। आशीष बेटा, कल तू बहू को कॉलेज ले जाना, ये एडमिशन फॉर्म भराएगी। उसके बाद प्राची के साथ सलोनी बहू कॉलेज चली जाया करेगी। ठीक है मम्मी, नो प्रॉब्लम। मैं कल ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, पापा पहले चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, जल्दी से अब गरम गरम हलवा खिलाओ, हमारी बहू के हाथ का हलवा। हम खाकर तो देखें कि कैसा बना है भाई। ये लीजिए पापा जी। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है बहू। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। और ये मेरी तरफ से भी। सलोनी ने जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ। सलोनी को अपने ससुराल में इतना प्यार मिल रहा था कि कुछ ही दिनों में वो सब उसके अपने हो गए। आशीष सलोनी का एडमिशन प्राची के कॉलेज में ही करवा देता है। सलोनी अब प्राची के साथ कॉलेज जाने लगी। थैंक यू आशीष जी, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तो अपने मम्मी पापा को कोविड में खोने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी, सिर्फ चाचा से ही मेरा लगाव रहा। और कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका गला सूख जाता है। तभी उसकी सास उसे दिलासा देने लगती है। सलोनी बिटिया, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम अपने सारे दुख भूलकर खुशियाँ बटोरना शुरू कर दो। तुम हमारी बहू होने के साथ साथ हमारी बेटी भी हो। अगले दिन सलोनी जब अपने चाचा चाची से मिलने जाती है तो वो बहुत खुश थी। वहाँ पर वो अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। उसकी चाची उस समय चुप थी, वो कुछ नहीं बोली, न ही चाची ने कोई खुशी जाहिर की। पर अपनी भतीजी सलोनी को खुश देखकर उसके चाचा नंद किशोर की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो अपनी भतीजी और दामाद को खुशी खुशी विदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।